हेलो एवरीवन। अब हम बात करने वाले हैं बॉन्ड क्लीवेज के बारे में या फिर बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में। आपको पता है रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होते हैं और फिर बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे हो सकते हैं? बॉन्ड ब्रेकिंग बेसिकली देखा जाए तो ये दो टाइप से हो सकते हैं, हाइड्रोलिसिस एंड होमोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है समझने का ट्राई करें आप। जैसे मान लीजिए कोई बॉन्ड है, जैसे ए सिंगल बॉन्ड बी, और यहाँ पे जैसे कोई है बॉन्ड ए सिंगल बॉन्ड बी। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ए का इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा बी का इलेक्ट्रॉन होगा। राइट, एक ए का इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का है। अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बॉन्ड ब्रेक होते टाइम दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम ले ले, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइम अगर इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो इसे बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। मींस लेट्स से दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बी एटम अपने पास रख ले, देखिए क्या होगा, बी के पास खुद का इलेक्ट्रॉन आएगा ही आएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी मिल गया, बी पे चार्ज होगा माइनस। ए ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ए पे चार्ज आएगा प्लस। इट मींस अगर बॉन्ड इस वे में ब्रेक हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। रिवर्स भी हो सकता था, मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ए के पास आ जाते तो फिर यहाँ पे क्या बनता, ये ए पे माइनस होता और बी पे प्लस बनता। क्लियर है? लेकिन होमोलिसिस में क्या होता है, होमोलिसिस में मान लीजिए यहाँ पे ए का इलेक्ट्रॉन है, बी का इलेक्ट्रॉन है, तो ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेंगे। मीन्स ए के पास भी अपना खुद का इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, बी के पास भी अपना खुद का इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ए के पास खुद का इलेक्ट्रॉन तो अपन इसको ए डॉट बोलेंगे, बी के पास भी खुद का इलेक्ट्रॉन रहेगा, बी डॉट बोलेंगे। मीन्स आप ऐसे वन लाइन में बोल सकते हैं, अगर बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइम पे इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मीन्स ये होमोलिसिस है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो इसे हम हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। क्लियर है? अगर देखा जाए हाइड्रोलिसिस एंड होमोलिसिस में कौन सा प्रोसेस मोर डिफिकल्ट है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोलिसिस जो आपको दिख रहा है ये रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है, रीजन समझने का ट्राई करना। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद ए पे प्लस बी पे माइनस बनेगा और इस प्लस और माइनस को फिर से आपको सेपरेट करना है। आपको पता है प्लस एंड माइनस में अट्रैक्शन होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा इनको सेपरेट करने के लिए। इसीलिए हाइड्रोलिसिस में रिलेटिवली हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। लेकिन होमोलिसिस में कोई भी यहाँ पे चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, जस्ट बॉन्ड ब्रेक किया, अब इनके सेपरेशन में एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए होमोलिसिस रिलेटिवली हाइड्रोलिसिस से इजी होता है। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, हाइड्रोलिसिस रिलेटिवली डिफिकल्ट क्यों होता है, बिकॉज हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा प्लस एंड माइनस चार्ज को सेपरेट करने के लिए। पॉइंट ऑन है, तो चलिए आप चाहें तो लिख सकते हैं ये पॉइंट कि लिखिए इसमें, as hydrolysis require separation of opposite charges, as hydrolysis requires separation of opposite charges, so it is relatively more difficult. So it is relatively more difficult because extra work has to be done, to separate opposite charges, क्लियर है? अब देखिए, सिंस हाइड्रोलिसिस रिलेटिवली डिफिकल्ट है तो हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं, स्पेशल असिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है। तो आप ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए कि सिंस हाइड्रोलिसिस इज रिलेटिवली डिफिकल्ट, so it takes place
since hydrolysis is relatively difficult, so it takes place under special assistance. It takes place under special assistance. अब ये स्पेशल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। तो फर्स्ट असिस्टेंस, बाय सॉल्वेंट। देखिए सॉल्वेंट से आपको हाइड्रोलिसिस में हेल्प कैसे मिलेगा ये देखने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे समझे, अगर मान लीजिए कि ए सिंगल बॉन्ड बी है और लेट्स से बी इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन बी के साइड में आएंगे। अगर हाइड्रोलिसिस हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन बी के साइड में आएंगे, ये बनेगा ए प्लस प्लस बी माइनस। क्लियर है? अगर इसका ट्रांजिशन स्टेट देखा जाए तो ट्रांजिशन स्टेट कुछ कैसा दिखेगा आपको, ए डॉट 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 बी, बी पे डेल्टा माइनस होगा, ए पे डेल्टा प्लस होगा, बिकॉज ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बी पे माइनस चार्ज डेवलप हो रहा होगा और ए पे प्लस चार्ज डेवलप हो रहा होगा। क्लियर है? अगर आप देखेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम तो ये कुछ ऐसा होगा, वन स्टेप रिएक्शन है और सबसे ऊपर ट्रांजिशन स्टेट होगा। लेट्स से ये रिएक्टेंट है तो इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, EA। एक्टिवेशन एनर्जी आपने ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। मींस किसी भी रिएक्शन का अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है उस रिएक्शन का रेट बहुत ही कम हो जाएगा। क्लियर है? अब समझने का ट्राई करें आप कि इस रिएक्शन में ये जो ट्रांजिशन स्टेट दिख रहा है, इस ट्रांजिशन स्टेट पे प्लस और माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है। प्लस एंड माइनस डेवलप होने का मतलब है कि इस ट्रांजिशन स्टेट में पोलैरिटी डेवलप हो रहा है। तो अगर इस ट्रांजिशन स्टेट में पोलैरिटी डेवलप हो रहा है, अगर आपने पोलर सॉल्वेंट ले लिया तो पोलर सॉल्वेंट में भी पोलैरिटी होता है, तो पोलर सॉल्वेंट इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज नहीं कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं कि स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन पोलर सॉल्वेंट, तो वो ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट से। तो अगर मैं लिखूं कि स्टेबिलिटी of transition state in polar solvent will be more than stability of transition state in non-polar solvent। इतना क्लियर है? अब सोचो अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा तो ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी डिक्रीज होगा, बिकॉज स्टेबिलिटी इंक्रीजेस एनर्जी डिक्रीजेस। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, TS मींस ट्रांजिशन स्टेट इन पोलर सॉल्वेंट, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी कम होगा, तो एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन पोलर सॉल्वेंट विल बी लेस देन energy of transition state in non-polar solvent। अब अगर ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी पोलर सॉल्वेंट में कम है, अगर ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम होगा तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी दिख रहा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होगा। तो पोलर सॉल्वेंट में एक्टिवेशन एनर्जी ये कम होगा। मीन्स मैं लिख सकता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी इन पोलर सॉल्वेंट विल बी लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस।
अगर पोलर सॉल्वेंट में एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। आप यहाँ से लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इन पोलर सॉल्वेंट विल बी मोर देन रेट ऑफ रिएक्शन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर है? तो अगर आपने पोलर सॉल्वेंट लिया तो पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो ये जो हाइड्रोलिसिस है किसमें प्रिफर करोगे, पोलर सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में? आपका आंसर क्या होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट। तो कभी भी अगर आपको हाइड्रोलिसिस करना है तो आप पोलर सॉल्वेंट सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और ये पॉइंट लिखिए। आप लिखिए कि as polar solvent stabilizes transition state, as polar solvent stabilizes transition state, so activation energy for hydrolysis decreases in polar solvent, hence rate of reaction increases. एक तो ये हो गया असिस्टेंस बाय सॉल्वेंट। सेकेंड असिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा आपको कैसे, सेकेंड असिस्टेंस बाय रिएजेंट। ये समझने का ट्राई करें। मान लीजिए कोई बॉन्ड है ए बी, इसको ब्रेक करना है ए प्लस प्लस बी माइनस में। ब्रेक होना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी कहाँ से आएगा? तो ये ऑटोमेटिकली लेट्स से अगर ब्रेक नहीं हो रहा है, आप क्या करें, कोई बाहर से रिएजेंट ले लें। लेट्स से मैंने कुछ रिएजेंट ले लिया सी माइनस। अब सी माइनस क्या करेगा, ए बी बॉन्ड को, ये ए और सी बॉन्ड फॉर्म होगा, ये बॉन्ड अब इजीली ब्रेक हो सकता है, मींस सी ए प्लस बी माइनस फॉर्म हो सकता है। मतलब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं कि CH3Cl है, ये ब्रेक नहीं होता है इजीली CH3 प्लस और Cl माइनस में। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल रिएजेंट OH माइनस ले लें, ये OH माइनस क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मींस यहाँ पे बन जाएगा CH3OH प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे एक्सटर्नल रिएजेंट ने क्या किया, सिंस बॉन्ड ब्रेक करना था, बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस था, एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो ये जो एक्सटर्नल रिएजेंट है ये न्यू बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये जो न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा और ये जो रिलीज्ड एनर्जी है ये यूज होगा इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। क्लियर है क्या? तो ये असिस्टेंस बाय रिएजेंट लिखिए और ये पॉइंट नोट करें आप। लेकिन इसमें कि एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन फ्रॉम रिएजेंट, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन फ्रॉम रिएजेंट is used for bond breaking। तो ये तो हमने देखा यार कि हाइड्रोलिसिस करना है तो आप पोलर सॉल्वेंट ले लें, हाइड्रोलिसिस इजीली होगा। रिएजेंट से भी आप असिस्ट कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस। अब होमोलिसिस के लिए कौन कौन से फैक्टर फेवरेबल होंगे ये देखने का ट्राई करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग दीजिए, फैक्टर्स फेवरेबल फॉर
होमोलिसिस। तो फर्स्ट यहाँ पे फिजिकल रेसिस्टेंस। तो फिजिकल रेसिस्टेंस में पहला आपको पता है कि पोलर सॉल्वेंट अगर है तो होमोलिसिस होगा या हाइड्रोलिसिस होगा। तो पोलर सॉल्वेंट में हाइड्रोलिसिस होता है, तो फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। अब देखिए बॉन्ड ब्रेक करना है, दो ही मेथड है, आइदर हाइड्रोलिसिस या होमोलिसिस। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या प्रेफर करेंगे? होमोलिसिस। तो फिजिकल रेसिस्टेंस में फर्स्ट बाई नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये समझ में आया। सेकेंड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर या फिर आप इसको यूवी और सनलाइट लिखा होगा, ये भी मतलब सेम ही है। अब टेम्परेचर का मतलब समझिए, अगर हाई टेम्परेचर पे होमोलिसिस क्यों प्रीफर करते हैं हम? आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर हाई टेम्परेचर है वहाँ पे हाइड्रोलिसिस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका जस्ट रिवर्स होता है। रीज़न बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मोबिलिटी इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाता है। होगा क्या कि अगर मान लीजिए आपने ए बी को ब्रेक किया ए प्लस और बी माइनस में, अगर आप हाई टेम्परेचर पे ये ब्रेक कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज हो जाता है। तो अगर मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होगा तो फिर इनमें कोलिजन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर कोलिजन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पे, तो ये फिर से कोलाइड हो जाएंगे और कोलाइड होके फिर से ये एडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर हाइड्रोलिसिस हो भी रहा है हाई टेम्परेचर पे, तो फिर से वो कंबाइन होके एडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लिखिए इसमें कि एट हाई टेम्परेचर molecular mobility increases, so number of collision increases, so number of collision increases, so chance of recombination of ions, अगर ये आयंस कंबाइन होकर फिर से न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस कम हो जाएगा। देयरफॉर हाइड्रोलिसिस डिक्रीजेस। सनलाइट या यूवी का भी मतलब वही है, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, राइट। ये तो हो गया फिजिकल असिस्टेंस। सेकेंड बात कर लेते हैं केमिकल असिस्टेंस। तो यहां पे बाई रेडिकल जनरेटर, तो कुछ रेडिकल जनरेटर होते हैं, मतलब वो जो फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन आर पेरोक्साइड, फिर पीएच सी डबल बॉन्ड ओ OCl RN डबल बॉन्ड NR एंड सो ऑन। ये सब रेडिकल जनरेटर होते हैं। तो रेडिकल जनरेटर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ROOR है, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ROOR ये हाई टेम्परेचर पे ब्रेक हो जाता है RO डॉट में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ RO डॉट। एक बार ये रेडिकल जनरेट हो गया, ठीक, तो मान लीजिए चलो मैं एक सिंपल C डॉट ले लेता हूँ, RO डॉट की जगह में चलो C डॉट ले लेता हूँ। अगर ये रेडिकल जनरेट हो गया, अभी दूसरा मॉलिक्यूल है A सिंगल बॉन्ड B, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा, इस आप इसको ऐसे ब्रेक करो A डॉट B डॉट, और A डॉट को आप जैसे C के साथ कंबाइन कर दो, ये बन जाएगा AC A सिंगल बॉन्ड C प्लस B डॉट। अगर कोई फ्री रेडिकल है न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके फिर से इसका होमोलिसिस करेगा, A डॉट B डॉट बनेगा, A डॉट को आपने C डॉट के साथ कंबाइन कर दिया तो ये बन गया AC और B डॉट रिमेनिंग रहेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से भी
होमोलिसिस हुआ है। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा हेटेरोलिसिस और होमोलिसिस। क्लियर है इतना? चलिए, थैंक यू सो मच।